बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। ये कोर्स थ्योरेटिकल किस्म का है। इसके अंदर कोई नई टूल या टेक्नोलॉजी हम नहीं सीख रहे, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कोर्स कहूँगा कि ये कोर्स बहुत बेसिक लेवल का है और आपको ये समझना चाहिए, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि आगे चलकर हमारे बहुत काम आएंगी और हम उनको जब अंडरस्टैंड करने लगेंगे, टेक्नोलॉजीज़ को समझने लगेंगे, उनके ऊपर जब वक्त लगाएंगे तो हमें एहसास होगा कि अगर हमें बेसिक्स इसकी मालूम होती पहले ही तो हम इस चीज़ को बड़े आराम से समझ सकते थे। खैर, देख लेते हैं कि आज हम क्या कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन से अज्जा हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, और कैसे आईटी दूसरी साइंसेस के साथ रिलेटेड है, कैसे उनसे फ़ायदा लेती है, कैसे उन्हें फ़ायदा देती है, और आखिर में कोर्स आउटलाइन के आगे चलकर हम इस कोर्स के अंदर क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे नज़र डाल दें। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का समझना है। कंप्यूटर सिस्टम आजकल हमारे पास बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं, बहुत सारी शक्लों में अवेलेबल हैं। एम्बेडेड डिवाइसेस हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हैं। तो इस पूरे सिस्टम को समझना है कि ये काम कैसे करता है। फिर बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर आती हैं, ऐसे बहुत सारी टर्म्स आपने सुनी भी होंगी, बहुत सारे लफ्ज़ आपने सुने भी होंगे, बहुत सारे लफ्ज़ आपके लिए नए भी होंगे आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। लेकिन हमने अहम चीज़ जो समझनी है इसके अंदर कि अब जो लफ्ज़ हैं उनके डिक्शनरी मीनिंग पे नहीं जाना, बल्कि हमने उनके इनफैक्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पे जाना है कि जी उस लफ्ज़ का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है डिजिटल। डिजिटल का मतलब है कि नंबर बेस। लेकिन जब हम कंप्यूटर्स में हम डिजिटल की बात करते हैं या कंप्यूटर के हवाले से डिजिटल की बात करते हैं, इसमें क्या मुराद है इससे। इस तरह की बहुत सारी टर्म्स हमारे सामने आएंगी। उसके बाद डिसिप्लिन एंड फील्ड्स के कौन कौन से डिसिप्लिन और फील्ड्स कंप्यूटर आईटी के अंदर मौजूद हैं। याद रखें, आईटी कोई एक सिंगल फील्ड या डिसिप्लिन का नाम नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी फील्ड्स का मजमूआ है। तो इसमें हम समझेंगे कौन कौन से डिसिप्लिन और फील्ड्स मौजूद हैं, कौन सी कोर हैं जिनको कि हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो से समझना है और सीखना है, और हर कंप्यूटर ग्रेजुएट को उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले आईटी इकोसिस्टम, कंप्यूटिंग मशीन्स। आईटी इकोसिस्टम की जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो कंप्यूटिंग मशीन्स है। हमारे पास इस वक्त कई तरह की कंप्यूटिंग मशीन्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास और तरह की स्मार्ट वॉचेस हैं, हमारी गाड़ियों में बहुत सारे कंप्यूटर्स मौजूद हैं। इसी तरह सुपर कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स मौजूद हैं। तो एक सारे कंप्यूटिंग मशीन्स मिलकर एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड भी है एक दूसरे के साथ। दूसरी अहम तरीन चीज़ डिजिटल डाटा। कंप्यूटिंग मशीन्स का काम सिर्फ एक है और वो है डिजिटल डाटा की प्रोसेसिंग करना। अब डिजिटल डाटा किसको कहते हैं हम? डिजिटल से मुराद तो नंबर है, लेकिन ये नंबर किस फॉर्म में है? आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर ज़ीरो और वन पे काम करता है। इनफैक्ट कंप्यूटर के लिए ज़ीरो या वन इतनी अहमियत नहीं रखते, या उसके लिए कोई इनकी अहमियत नहीं। कंप्यूटर ज़ीरो या वन को नहीं समझता, हम ज़ीरो या वन को समझते हैं। कंप्यूटर इनफैक्ट ऑन और ऑफ को समझता है, यानी कि उसके स्पेसिफिक किस्म के पैटर्न्स उसको मिलेंगे ऑन ऑफ के, तो फिर वो इस काबिल होगा कि वो इसको समझ सकेगा और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर ह्यूमन इंटरेक्टिविटी। इंसानों ने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है, यानी कि हम ही वो लोग हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देंगे और हम ही वो लोग हैं जिनके लिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट फ्राहम करेगा। तो इसकी इंटरेक्टिविटी जो है वो एक सिर्फ यूज़र की हद तक भी नहीं है, बल्कि हम मुख्तलिफ रोल्स के अंदर उसको कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। और फिर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर सिस्टम की एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं। मींस के आप पर्सनल यूज़ के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन वगैरह, और आप कम्युनिटी लेवल पर भी कंप्यूटर सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि नादरा का सिस्टम पूरा का पूरा ऑटोमेट है। पूरे माशरे के जो लोग हैं वो सारे के सारे इससे मुंसलिक हैं। इसी तरह इवन के जानवर या पौधे भी जो हैं वो
मुंसलिक हैं, हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो माल मवेशी हैं, उनकी भी रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, तो उनको भी कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है। तो उसकी एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हो चुकी हैं। सैटेलाइट में भी कंप्यूटर सिस्टम है, ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियों में भी कंप्यूटर सिस्टम है, एक सिंगल यूज़र के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम है, पूरे मुआशरे के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम है। तो ये इसकी एप्लीकेशन बहुत वसी हैं। अब इसकी तफ़सील में जाना जो है वो शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तफ़सील पहले ही पढ़ चुके होंगे। आप देखते हैं कि इंटरनेट है हमारे पास, हम उस पे मूवीज़ भी देख सकते हैं, हम उस पे नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन बड़ी वसी हो चुकी हैं अब। और फिर इश्यूज़, साफ ज़ाहिर है कि जहाँ हमें कंप्यूटर सिस्टम ने बहुत सी आसानियाँ दी हैं, वहाँ पे हमें कंप्यूटर सिस्टम की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ भी इसके लिए आए हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई इश्यू आ रहा है कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने से, तो हम उसको छोड़ दें और कहें कि नहीं, हम मैनुअल सिस्टम पे चले जाते हैं। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही उनके हल तलाश करने हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ना सिर्फ़ इस वक़्त हमारे पास मौजूद है, बल्कि आगे चलकर आने वाले दुनिया में नहीं, आने वाले वक़्त में भी यही कंप्यूटर सिस्टम ही चलेगा। फिर इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली इसका: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। यानी कि टेंजिबल आइटम्स, नॉन टेंजिबल आइटम्स, और वो मैकेनिज़्म, वो तरीक़ाकार या वो मशीन्स जिनकी मदद से मुख्तलिफ़ कंप्यूटर आपस में एक-दूसरे के साथ राब्ता करते हैं। आईटी और अदर साइंसेज़, ये पहले जिस तरह मैंने आपको डिस्कस किया था कि जी आईटी जो है वो मुख्तलिफ़ साइंसेज़ से बेनिफिट्स लेती भी है और उन्हें फ़ायदा देती भी है। सपोर्ट किन-किन, पहले देखते हैं कि बेनिफिट्स किन-किन से होता है। मैथमेटिक्स, वन ऑफ द बेसिक साइंस, जो कि तकरीबन तमाम साइंसेज़ को ही फ़ायदा देती है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यूँ समझ लें कि एक मैथमेटिकल मशीन है, यानी कि कंप्लीटली बिल्ड हो रहा है हमारे मैथमेटिक्स पे। मीन्स के उसके अंदर सेट थ्योरी, उसके अंदर नंबर थ्योरी, उसके अंदर कंप्यूटेबिलिटी, उसके अंदर ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर जाकर जो है वो हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। फिर है हमारे पास फिज़िक्स। आपको जैसे मालूम है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक को समझना, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर काम करना, ये फ़िज़िक्स के डोमेन है, फ़िज़िक्स की मदद से ही ये मुमकिन है। तो हम फ़िज़िक्स को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद मटेरियल साइंसेज़। मटेरियल साइंसेज़ में हम ये देखते हैं कि जी किस मटेरियल की कौन-कौन सी क्वालिटीज़ हैं। आपने एक और चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि हमारा कंप्यूटर जो है वो सिलिकॉन चिप्स की मदद से बना है। सिलिकॉन चिप्स क्या हैं? ये असल में इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जिनके अंदर सर्किट्स एम्बेड हुए हुए होते हैं। और हम सिलिकॉन तक पहुँचे कैसे हैं, ये इसके लिए इसके पीछे एक बड़ी रिसर्च मौजूद है। काफ़ी सालों तक जो है वो देखा जाता रहा कि जी किस मटेरियल से आप सर्किट्स बनाएँ तो आपके सर्किट ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, और फाइनली जो है वो हमें सिलिकॉन मिल गया। अच्छा, सिलिकॉन के बारे में आपको ये बता दूँ कि सिलिकॉन भी कोई अल्टीमेट किस्म का सॉल्यूशन नहीं है। साइंसदान पिछले कई बरसों से कुछ बहुत सारे नए मटेरियल्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन नैनो फाइबर है, तो इस तरह के ये ग्राफनी है, बहुत सारे इसके मटेरियल हैं जिनके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सिलिकॉन से भी बेहतर मटेरियल जो हैं वो फाइंड किए जाएँ। और इसके अलावा दर्जनों साइंसेज़ और हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प करती हैं बनाने में। तो अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिशियरी कौन-कौन से हैं, किन साइंसेज़ को आईटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो बिज़नेस साइंसेज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया है। यानी कि अगर आप देखें तो आज से पहले चीज़ें बेचना जो था वो बड़ा मुश्किल काम था, उसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में करनी पड़ती थी। लेकिन अब आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए हर पर्सन को इंडिविजुअली उसकी पसंद के मुताबिक एड्स दिखाते हैं, हर पर्सन को उसकी पसंद के मुताबिक प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, और उसको कोशिश करते हैं कि वो इन चीज़ों को ख़रीदे। और ऑनलाइन पेमेंट्स, सिक्योर पेमेंट्स, मतलब आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो कई दफ़ा आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन पे ही बैठे-बैठे ऑर्डर भी दे देते हैं, बैठे-बैठे आप चीज़ें खरीद भी लेते हैं और आप पेमेंट भी कर देते हैं। यानी कि अब कैश का निज़ाम जो है वो इतना ज़्यादा अहम नहीं रहा। फिर लाइफ साइंसेज़, आपकी मेडिकल, आपकी एग्रीकल्चर, आपकी बायो साइंसेज़ जितनी भी हैं, ये सब आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग साइंसेज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई हैं। आईटी की मदद से आप कैंसर को डायग्नोज़ कर सकते हैं, आईटी की मदद से आप पेशेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, आईटी की मदद से आप
अपनी फसलों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि कौन से बीज ज़्यादा अच्छी पैदावार दे रहे हैं। आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपके फसल को अब कौन से स्प्रे की, कौन से खाद की ज़रूरत है। तो लाइफ साइंसेज़ ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उठाए हैं। इवन के कुछ अर्सा पहले ये भी बात सामने आई कि कैंसर डायग्नोज़ करना जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है और उसके लिए कई बरस के तजर्बे और महारत की ज़रूरत पड़ती है किसी भी डॉक्टर को। डॉक्टर कोई भी डॉक्टर जस्ट ये नहीं कह सकता कि ये कैंसर है या नहीं है। उसमें बड़ा उसको मुश्किल होती है। तो ये मालूम किया गया है कि जो एल्गोरिदम्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो ज़्यादा आसानी और तेज़ी के साथ अ, कैंसर को स्टेज कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि कैंसर से कौन-सी स्टेज पर है और उसकी जो गलती करने की शरह है, वो किसी डॉक्टर की गलती करने की शरह से बहुत कम है। फिर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग हमारी जितनी भी तरह की इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और बहुत सारी इंजीनियरिंग्स हैं। ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उठा रही हैं। आपने 3D प्रिंटिंग का नाम सुना होगा, एक नई टेक्नोलॉजी है एक मैन्युफैक्चरिंग की। उसकी मदद से आप बहुत तेज़ी के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसकी कीमत भी बहुत कम होती है। तो ये सारी कंप्यूटर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फिर कोर्स आउटलाइन पे नज़र डालते हैं। कोर्स आउटलाइन में 2 तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पर शामिल की हैं, कुछ जनरल टॉपिक्स हैं और कुछ फ़ील्ड्स और डिसिप्लिन के हवाले से हैं। अभी मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वीक्स एंड डेज़ के अंदर कि हम कितने अरसे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज़ पढ़ें और टॉपिक वाइज़ ही चलें और जो भी एग्ज़ाम वगैरह होगा वो टॉपिक के हिसाब से ही आएगा। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीन, सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे कि कौन-कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं ओवर द टाइम पीरियड और इम्पोर्टेंट नोड्स कौन से हैं हिस्ट्री के, कौन-कौन से इवेंट्स हुए हैं जो कि ज़्यादा अहम हैं कंप्यूटिंग मशीनरी के हवाले से और उन इवेंट्स का कंप्यूटिंग मशीनरी के ऊपर असर क्या पड़ा है, क्या फ़र्क क्या आया है। फिर ह्यूमन रोल्स विद कंप्यूटर, मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर के यूज़र हम हैं, यानी कि इंसान हैं। अब इंसान कैसे इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ़ एक सिंगल रोल नहीं है कि हम कंप्यूटर के यूज़र हैं। हमारे कंप्यूटर के साथ बहुत सारी इंटरैक्टिविटीज़ हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर हार्डवेयर की वर्किंग को देखेंगे। मैंने आपको जिस तरह बताया कि 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स। तो हार्डवेयर की कम वर्किंग, सॉफ्टवेयर की वर्किंग और नेटवर्क डिवाइसेस की वर्किंग को हम देखेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। फिर हम देखेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं डिजिटल डाटा हैंडलिंग में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन तो आई हैं, एप्लीकेशन के साथ-साथ बहुत सारे इश्यूज़ भी आए हैं। वो इश्यूज़ कैसे कौन-कौन से हैं और उनको हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे सॉल्व कर रहा है। फिर डिसिप्लिन, दूसरा पार्ट कि जी आईटी के अंदर कौन-कौन से डिसिप्लिन्स हैं और ये यूँ समझ लें कि ये थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स हैं इसके। और जब आप आईटी ग्रेजुएट होते हैं तो आपको यूँ समझना चाहिए कि आप इन तमाम डिसिप्लिन की बेसिक्स जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं चूँकि सिर्फ़ एक चीज़ डिसिप्लिन का माहिर हूँ, बाकी चीज़ों के मुतालिक मुझे इल्म नहीं है। आपको जब तक इन तमाम बेसिक चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, आप नहीं कह सकते कि मैं एक अच्छा कंप्यूटर ग्रेजुएट बनूँगा। डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया कि हमारा हार्डवेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असल में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की बेस पर बने हुए हैं और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो है इसी के अंदर आगे चलकर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं कि जी सीपीयू कैसे काम करता है, रैम कैसे काम करती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग एंड ऑटोमेटा, आपने प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग की होगी, मुमकिन है आपने प्रोग्रामिंग खुद भी की हो। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, कैसे एक आपका लिखा हुआ कोड एक रनिंग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट है, इसके लिए जो डिसिप्लिन है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग एंड ऑटोमेटा है। फिर हमने प्रोग्राम बना लिया, हमारे पास हार्डवेयर भी है, हमने उस प्रोग्राम को अपने हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। तो अगला मरहला ये आता है कि ये जो एग्जीक्यूशन हो वो प्रॉपर तरीके से हो, बेहतर तरीके से हो, अच्छे तरीके से वो आपके हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करे। मुनासिब तरीके से, यानी कि उसको ज़्यादा खर्च ना करे, ज़्यादा स्पेस ना ले, सीपीयू को ज़्यादा टाइम ना ले। ये सारी चीज़ें डाटा स्ट्रक्चर्स में आती हैं। और हमने अगर ये मेजर करना हो कि हमारा एल्गोरिदम कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, कैसे कितने अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम एनालिसिस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
ये इस हवाले से बहुत अहम सब्जेक्ट है कि जब कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट की बात जब आती है तो हमें लगता है कि यहाँ पर कोई बिजनेस की बात हो रही होगी, यहाँ पर कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही होगी, तो बिल्कुल वो भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जो है वो खुद एक बहुत बड़ा प्रोसीजर बन जाता है बाज़ अवक़ात, जब हम बहुत बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं या उसको बना रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इस पर एक पूरा लेक्चर मैं आपको दूँगा कि ये काम कैसे होता है, और फिर उसके बाद ये पूरा सब्जेक्ट है जिसको 2 या 3 पार्ट्स में भी आपको पढ़ना पड़ सकता है आगे जाके। तो बेसिक आपको मैं बता दूँगा, उसके बाद फिर आगे आपको आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपको पढ़ाएँगे वो आपको बता देंगे। फिर डाटा और डाटा बेस्ड सिस्टम्स। जिस तरह पहले डिस्कस हुआ कि कंप्यूटर काम क्या करता है, डिजिटल डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा आता कैसे है और इसको कंप्यूटर में स्टोर कैसे किया जाता है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन यानी कि डाटा को स्टोर करना, डाटा को रिट्रीव करना, डाटा के अंदर चेंजेस करना या डाटा को रिमूव करना, ये कैसे पॉसिबिलिटी होती है। और एक बात आप ज़हन में रखें कि जब हम डाटा की बात करते हैं तो हमने डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। आप इस डिजिटल डाटा को चाहे वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे इमेजेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे आप इसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको हम ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे कि जी डाटा होता क्या है और डाटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये यूँ समझ लें कि ये डाटाबेस या डाटा सिस्टम्स की कोई एडवांस फॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर या मशीन्स खुद डिसीजन लेते हैं कि उन्होंने क्या मूव करनी है, और ये डिसीजन ऑन द बेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस को पास्ट एक्सपीरियंस को सीखना मशीन लर्निंग कहलाता है, और उसकी बेस के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी एडवांस फॉर्म्स हैं उनके अंदर एआई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो अगर आप कंप्यूटर ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो आपको एआई और मशीन लर्निंग के बारे में आइडिया हो। फिर क्लाउड एंड आईओटी। क्लाउड यूँ समझ लें कि एक नई किस्म का पैराडाइम है जो कि पिछले 10 वर्षों में इवॉल्व हुआ है। ये दोनों पैराडाइम्स यानी कि क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पिछले 10 वर्षों में इवॉल्व हुए हैं। इससे पहले इनका कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं था। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कई तरह के कंप्यूटर्स हैं। कुछ को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं कि जो हमारे पास मौजूद होते हैं अवेलेबल, और यह ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो ऑन द नेटवर्क आपके पास अवेलेबल हो। मीन्स कि आपको हर वक्त एक बहुत बड़े किस्म का कंप्यूटर साथ ले जाके घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप अपना कंप्यूटर भी अपने साथ रखें, आपके पास सिंपल मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने कंप्यूटर से कनेक्ट हों और फिर आप उसके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। और ये भी पॉसिबल है कि जो आपका ऑपरेशन हो वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग और मेमोरी और स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड हो। तो क्लाउड आपको फैसिलिटेट करता है कि आपने बहुत हैवी किस्म की प्रोसेसिंग अगर करानी है तो आपके लिए एक स्मॉल मशीन उसके लिए काफ़ी होगी। वो आपको कनेक्टिविटी दे देगी और पीछे कंप्यूटर सिस्टम काम करता रहेगा। जो आईओटी है वो क्लाउड के साथ इस तरह से अटैच है कि आईओटी हमारी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो कि हमारी गाड़ियों में लगी हुई हैं, हमारे एग्रीकल्चर में हैं, हमारे सेंसर्स हैं, हमारी फैक्ट्री में लगी हुई हैं। ये सारा डाटा कलेक्ट करके क्लाउड को देती हैं। क्लाउड इनको एनालिसिस करता है और एनालिसिस की बेस के ऊपर आपको रिजल्ट्स देता है। तो ये हमारे ओवरऑल कोर्स था आज का। और इस कोर्स के अंदर हमने ये देखा है कि आगे चलकर हमने क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस कोर्स के अंदर, और ये जो टॉपिक मैंने भी आपको बताए हैं उनके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना जो है वो एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया जाए। कोई 10-12 के करीब हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद नहीं है, और लेक्चर भी कोई बहुत ज़्यादा तवील इसके ऊपर नहीं होगा। आप बड़े आराम से इसको पढ़ लेंगे। और अहम चीज़ ये है कि एक आपने आदत जो है वो बना लेनी है कि आपने आप थ्योरी से नहीं भागना। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थ्योरी अच्छी नहीं लगती, यानी कि उनको ये लगता है कि थ्योरी जो है वो बहुत सारा लिखा हुआ टेक्स्ट है। हालाँकि थ्योरी बड़ा साइंटिफिक नॉलेज होता है। तो प्रैक्टिकल आप उस वक़्त तक नहीं कर पाते जब तक कि आपके पास थ्योरी का नॉलेज प्रॉपर ना हो। जितना आपका थ्योरी का नॉलेज कम होगा, आपको प्रैक्टिकल करने में उतना ही ज़्यादा मसला आएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम कुछ आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।